तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर। आज हम लेकर आए हैं बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि आज ही बजट इशू हुआ है और आज ही हम लोग इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित ही आता है, तो आप उससे बच नहीं सकते। तो ये वीडियो जहाँ तक चल रहा है पूरा वीडियो देखिए, इसका हर बिंदु बहुत यूज़फुल है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इसका पीडीएफ हमारे चैनल पर भी है और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। और शुरू करते हैं। तो हमारे बजट के जो मुख्य बिंदु हैं उसका पहला पेज यही है कि अमृतकाल के लिए क्या विज़न होना चाहिए, विज़न फॉर अमृतकाल। तो युवा वर्ग को विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि उनके लिए अवसर बन सके। रोजगार सृजन में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा। सुदृढ़ और स्थिर वृहत आर्थिक वातावरण बनाया जाएगा। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो ये 3 बिंदु बनाए जाएंगे अमृतकाल में। इसमें 7 प्राथमिकताएं होंगी जिसको सप्तऋषि कह रहे हैं। ये सप्तऋषि के बिंदु याद रख लीजिएगा। ये सप्तऋषि आपकी यूपीएससी में घुमा फिरा कहीं ना कहीं से पूछ लेगा। अगर प्री में नहीं पूछा तो मेंस में कहीं लिखने को मिल जाएगा आपको। तो ये यूज़फुल है प्री मेंस दोनों जगह। 7 बिंदु क्या है? समावेशी विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अंतिम छोर तक पहुंचना या रीचिंग द लास्ट माइल, मतलब जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनको भी सुविधाएं देना, इसका सीधा मतलब यही है। यूथ पावर या युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र मतलब फाइनेंशियल क्षेत्र पे भी ध्यान रखना है। ग्रीन ग्रोथ, देखिए ग्रीन डेवलपमेंट की बात हो रही है, हरित विकास की बात हो रही है, ताकि अर्थव्यवस्था में जो विकास हो उससे पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और पर्यावरण का विकास हो, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सके। क्षमता उभारना, अनलीसिंग द पोटेंशियल, अवसंरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, इन 7 चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो 7 प्रायोरिटीज़ हैं इनको याद रख लीजिएगा, इनको छोड़िएगा मत, इसको कहीं नोट करके रख लीजिएगा। सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात यहाँ पर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए कृषि और सहकारिता पे। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि गतिवर्ती कोष की स्थापना। देखिए कृषि के विकास के लिए कोष की स्थापना की जाएगी ताकि कृषि के विकास में अगर किसी फंड की ज़रूरत हो तो उसको फंड किया जा सके। ANB बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, टारगेटेड फंडिंग, लक्षित विनियम, लक्षित निधियन, पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का निधियन किया जाएगा। भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना। श्री अन्न, देखिए श्री अन्न स्कीम याद रख लीजिएगा। इसके तहत भारत को वैश्विक रूप से हब बनाना है मिलेट का या मोटे अनाज का। तो ये तथ्य याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी, व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना करना। देखिए जो हमारे पास कृषि को उत्पाद हैं उनको भंडारित करने के लिए डेवलपमेंट करना है, क्योंकि होता क्या है कि हमारे कृषि उत्पाद का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 30 से 40% फल और सब्जियां उपयोग से पहले ही नष्ट हो जाती हैं और लगभग 15 से 20% अनाज नष्ट हो जाते हैं बिना उपयोग के ही। तो इस चीज़ को तभी बचाया जा सकता है या इस चीज़ से तभी बचा जा सकता है जब हमारे पास उन चीज़ों को भंडारण करने की क्षमता हो। और ये डेटा है कि कृषि क्षेत्र में किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है या फिर कृषि क्षेत्र के लोगों को किस तरह से लोन दिया जा रहा है। तो इस वर्ष जो है 185 लाख करोड़ रुपए लोन दिए गए हैं। और ये है फूड ग्रेन या अनाज के उत्पादन। तो इस बार कितना अनाज उत्पादन हुआ ये डेटा ये है। सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास, देखिए समावेशी विकास की बात हो रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। देखिए सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जब हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो किसी कारण से उनका आकार अर्धचंद्राकार हो जाए तो इनका जो है जीवन काल कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि RBC या लाल रक्त कणिकाएँ बहुत तेज़ी से मरने लगती हैं और शरीर में रक्त की भारी कमी हो जाती है। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है। इसी का ट्रीटमेंट के लिए ये एक मिशन शुरू कर रहे हैं कि कैसे उसका इलाज किया जाए। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। न्यू प्रोग्राम टू
promote research in pharmaceuticals to be launched. ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। तो ICMR के साथ मिलकर इनकरेज किया जाएगा रिसर्च को, और स्वास्थ्य और शिक्षा में भी वृद्धि की जाएगी। देखिए इस बार जो हेल्थ में 2.1% होगा और जीडीपी का, और एजुकेशन में 2.9% होगा जीडीपी का। ये डेटा याद रखिएगा कि इस वर्ष बजट में जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य में खर्च किया गया या हेल्थ पे खर्च किया गया, और जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा या एजुकेशन पे खर्च किया गया। इसके अलावा शिक्षा और कौशल के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए प्रशिक्षण का पुनरुद्धार किया जाएगा, मतलब टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। देखिए पुस्तकालय खोले जाएंगे तो साक्षरता बढ़ेगी, लोग शिक्षित होंगे, लोग जागरूक होंगे, तो शिक्षा के लिए अच्छा है बजट। हर वर्ग के लिए सुविधाओं की बात की जा रही है। ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य है। पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकदी अंतरण या ट्रांसफ़र किया जाएगा। 2.2 लाख करोड़ रुपये 11.4 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दिया जाएगा। PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों को बीमा कवर दिया जाएगा। 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए जाएंगे। उज्ज्वला के तहत 9.6 लाख करोड़ कनेक्शन होगा। 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके और 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते। ग्रोथ की और ये अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी की बात है, यहाँ पर क्या डेटा दिया हुआ है। ये जो 9 करोड़ कनेक्शन है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, और इससे भी प्रश्न आ सकता है कि कितने करोड़ लोगों को कैश ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अंतिम छोर तक पहुँचना, मतलब अंतिम छोर का मतलब जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं उन तक सुविधाएं पहुँचाना, सीधा मतलब यही है। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू करना। PVTG का मतलब होता है पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब ऐसे जनजातीय समूह जो विशेष रूप से कमज़ोर है या वल्नरेबल हैं। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धरणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता। 740 एकलव्य स्कूल। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना की जाएगी। तो भारत श्री क्यों है, याद रख लीजिएगा कि प्राचीन पांडुलिपियों की डिजिटीकरण के लिए है ये। तो भारत श्री प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए है। अवसंरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये फैक्ट देख लीजिएगा। क्षमता उभारना, ये देखिए यहाँ पे आस्था का मतलब ट्रस्ट से है, माने विश्वास आधारित सरकार। आस्था इन्होंने पता नहीं कैसे ट्रांसलेट किया है, तो हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ने से ही समस्या होती है, तो इसलिए मैंने साथ में इंग्लिश का भी लगा रखा है। देखिए भारत में AI के विकास की बात कर रहे हैं। AI माने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, और उसका क्या क्या उपयोग होगा। 5G सेवा के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। प्रयोगशाला में निर्मित हीरा के लिए LGD लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। PM प्रणाम की शुरुआत। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो PM प्रणाम योजना में यही है। 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट या 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र। देखिए मैंग्रोव वनस्पति के लिए मिस्टी है योजना एक है, ठीक है। इसका नाम याद रखिए किसके लिए, कभी कभी यही पूछता है ये योजना किससे संबंधित है। PMKVY 4.0 लॉन्च हो गया है। PMKVY का मतलब है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें जो 4.0 उसके तहत रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि पर ट्रेनिंग दी जाएगी, आदि का स्किल डेवलप कराया जाएगा। 50 गणतव्य स्थल बनाए जाएंगे पर्यटन के विकास के लिए। यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहन दिया जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर या वित्तीय क्षेत्र, केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए
15 लाख से 30 लाख तक कर दिया गया है, जो मैक्सिमम जमा राशि है। अगर ये 15 से 30 लाख जमा करते हैं तो उन्हें सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिलता है, जो सीनियर सिटीजन उनके लिए है ये। राजकोषीय प्रबंधन, राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिसे वो पूंजीगत व्यय पर खर्च कर सकेंगे। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5% किया गया है। अलाउ कर दिया गया कि इतना तक वो राजकोषीय घाटा कर सकते हैं, जिसमें 0.5% पावर सेक्टर के लिए होगा या विद्युत क्षेत्र के लिए होगा। और 2025-26 का लक्ष्य है कि राजकोषीय घाटा 4.5% से नीचे रहे। वैसे ये और कम होना था, लेकिन कोविड के कारण ये बढ़ गया, नहीं तो ये और कम होता। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ वृहत अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों का सहारा। ये देख लीजिए, फैक्ट है, डेटा है। इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा या सरल किया जाएगा, निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, उच्चतर घरेलू विनिर्माण, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवान, हरित ऊर्जा और गतिशीलता। इसके अलावा देखिए, ये सारा टॉपिक जो मेंस में आपके लिखने काम आ जाएगा। ऐसे प्री में ये थोड़ा सा बहुत ही यूज़फुल तो नहीं दिख रहा, लेकिन जो पिछला पेज तो ज़्यादा यूज़फुल था। लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तु का आयात होगा, जो पर्यावरण हितैषी परिवहन के लिए होगा। मोबाइल कैमरा लेंस से आयात मूल्यवर्धन बढ़ाना होगा। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, देखिए ये डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात है। करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटों के भीतर संसाधित किया जाएगा। मतलब 24 घंटे में इनका जो टैक्स पेयर है वो उनका रिटर्न जो है प्रोसेस हो जाएगा। ये वही है, मतलब थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा प्रोसेसिंग का। जो पहले 93 से 16 दिन हुआ करता था, वो घटा के 24 घंटा हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। निजी आयकर को और सरल बनाना, छूट सीमा बढ़ा दी गई है। ये देखिए, ये नई कर दर है, ये यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ये क्या है बता देते हैं। अगर 3 लाख से कम आपका इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील। अगर 3 लाख से 6 लाख आपका इनकम है पर एनम, यानी प्रति वर्ष, तो 5% टैक्स देना होगा। अगर प्रतिवर्ष 6 से 9 लाख है तो 10% टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख है तो 15% देना होगा। 12 से 15 लाख है तो 20% देना होगा। और 15 लाख से अगर ज़्यादा है तो आपको 30% देना होगा। तो देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि जिसका 15 लाख तो सीधे 30% ले लेंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी का 15 लाख टैक्स है तो 3 लाख तक तो उनका ज़ीरो हो गया। अब जो 3 से 6 होगा उसमें ये लगाएंगे 5%। 6 से जो 9 होगा उस पर ये टैक्स लगाएंगे 10%। 9 से जो 12 है उस पर लगाएंगे ये 15%। और 12 से 15 पर ये लगाएंगे 20%, ठीक है। तो अगर किसी का 15 लाख भी है तो भी उसको पूरा 30% नहीं देना होगा। 15 लाख से ऊपर वाले पे केवल 30% देना होगा, उससे नीचे वाले पे वो नहीं देना होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि 15 लाख 1 रुपया हुआ तो पूरा आपका 30% उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। टैक्सेशन का ये तरीका है। देखिए, जो नई कर व्यवस्था, इसमें जो कर की छूट है 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। तो खाली आप ये नया जो टैक्स है, रेट है, इसको याद रख लीजिएगा, इससे प्रश्न बन जाता है। उद्योगों के लिए कर लाभों का सरलीकरण। 31 मार्च 2024 तक जो नई सहकारी समितियां अपना काम शुरू करेंगी या विनिर्माण शुरू करेंगी, उनको 15% कॉर्पोरेट टैक्स का लाभ मिलेगा या 15% का छूट मिल जाएगा। स्टार्टअप के लिए आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख का 1 वर्ष तक विस्तार। देखिए, ये है कि कहाँ से पैसा आना माने भारत सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। जो भारत का राजकोष है वहाँ पे पैसा कहाँ से आता है, और जाना का मतलब है कहाँ पे भारत सरकार एक्सपेंस करती है, ठीक है। तो भारत सरकार का जो इनकम है उसमें 15% आता है इनकम टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद केंद्र उत्पाद शुल्क से 7% आता है। निगम कर से 15% आता है, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी से 17% आता है। 34% ऋण और अन्य देयता से आता है। तो आप ये क्रम याद रख लीजिएगा कि कौन सा क्रम पहले, दूसरा, तीसरे नंबर पर है। तो ऋण देयता तो ठीक है, वो तो टैक्स में आता नहीं है, लेकिन आप ये याद रखिएगा पहले नंबर पर जीएसटी है, दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स है और तीसरे नंबर पर निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स है। खर्च कहाँ पे करती है भारत सरकार? सबसे ज़्यादा खर्च ब्याज भुगतान पर होता है या इंटरेस्ट पेमेंट पर होता है। उसके बाद करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी 18% है। 17% है केंद्रीय क्षेत्र के योजनाओं में
9% वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण और 9% केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में है। रक्षा पर 8% खर्च होता है, सब्सिडी पर 7%। ये सारा फैक्ट याद कर लीजिएगा एक बार। देखिए, विशिष्ट मंत्रालयों के लिए जो आवंटित हुआ है ये उसका डेटा है। ये पूछ लेता है कभी कभी, पिछली बार पूछ लिया था किस क्षेत्र पर कितना खर्च हुआ यूपीपीसीएस में, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। रक्षा मंत्रालय पर 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं या एलोकेट किया गया है। और दूसरे नंबर पर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है, 2.7 लाख करोड़ रुपया। बाकी ठीक है, डेटा देख लीजिएगा आपका मन करे, लेकिन स्टार्टिंग का 2 डेटा जरूर देख लीजिए। मुख्य योजनाओं के लिए आवंटन, तो फार्मास्यूटिकल के लिए 2023-24 में 1250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ रुपीज़, और नॉर्थ ईस्ट के लिए है ये, स्पेशल डेवलपमेंट के लिए उनके। ये राजस्व प्राप्तियाँ, ये पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। ये राजस्व व्यय है और प्रभावी पूंजीगत व्यय है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इतना याद रखिए कि ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, पूरे वर्ष आपके काम आएगा, और इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।